बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीर फारूक। अपोजिशन कई दिनों से असेंबली के इजलास का मुतालबा कर रही थी। हुकूमत चाहती थी कि इजलास वर्चुअल किया जाए, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वर्चुअल इजलास को हुकूमत की साजिश करार दिया। बाद में वफाकी वज़ीर जनाब शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि पीर 11 मई को पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजलास एक दिन के वक्फे से जारी रहेगा और तय किया गया कि इजलास में कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक ये भी तय किया गया कि पार्लियामेंट के इजलास को कोरोना वबा तक महदूद रखा जाएगा। लेकिन इजलास जब शुरू हुआ तो अपोजिशन के पास ना तो कोरोना के मामले पर कोई नई बात करने को थी और ना ही कोरोना से दरपेश मसाइल का कोई हल। अगर जिक्र था तो सिर्फ और सिर्फ इसी सियासत। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बैतुल बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। आज हमारी फॉल्ट लाइंस जो हैं, जिनको पुर किया गया था 18th अमेंडमेंट के जरिए, उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा खोला जा रहा है। ये कहा जाता है कि हमसे मशवरा नहीं किया, गलत है। ईद के मशवरे में सारी सूबाई हुकूमतों ने अपनी आमादगी का इजहार किया। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे स्वाए एक लफ्ज से कंफ्यूजन। अपोजिशन जमातों ने मौका गनीमत जानकर कोरोना वायरस पर बुलाए जाने वाले इजलास में 18वीं तरमीम जैसे हसास मौजू को भी छेड़ दिया। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। अगर ये 50 की दहाई में सेटल हुआ होता, 60 की दहाई में सेटल हुआ होता, हो सकता है मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना हो। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो चीजें तमाम इकाइयों ने मिलकर सेटल की। 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। पीपल्स पार्टी भी वही वफाक और सिंध का रोना रोती रही। अब कभी ऐसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि सूबे सिंध खुद लड़े। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कहेंगे कि हम आपका मदद नहीं करेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम अपने लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम खुद लड़ेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचें। बलोचिस्तान के अवाम पे, पख्तूनख्वा के अवाम पे, सिंध के अवाम पे, इस पूरे मुल्क के अवाम पे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हुकूमती अरकान अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते रहे। वो पाकिस्तान जिसमें 35-40 सालों में बल्कि 70 सालों में हेल्थ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी, आज खुद अपोजिशन कह रहे हैं कि 20-25 हजार तक आपकी कैपेसिटी चली गई 2 महीने के कलील अरसे में। लॉकडाउन के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया, 1200 अरब का। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाकी हुकूमत ने मुहैया किए। डेली वेजर्स के लिए रिलीफ पैकेज वफाकी हुकूमत ने मुहैया किया। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान, 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। तो स्पीकर साहब, मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया? आज की असेंबली के इजलास को देखकर यही लगता है कि इस किस्म का इजलास अगर वर्चुअल भी हो जाता तो उसमें क्या हर्ज था। ना अरकान के लिए खुसूसी परवाजें चलानी पड़ती और ना ही हिफाजती इंतजामात पर अवाम का पैसा खर्च होता और ना ही समाजी राब्ते से मुतल्लिक SOPs की खिलाफ वर्जी का खतरा होता। रही बात अवाम की, तो उनका क्या है? उनका ना वर्चुअल इजलास से कोई फ़ायदा होता और ना इस इजलास से हुआ।
सूचना ये है कि ऑपोजिशन के पास जब ना कोई हल था और ना ही कोई नई बात, तो फिर इस इजलास के बुलाने और इसके ना बुलाए जाने पर सियासत करने का मकसद क्या था? और जब इजलास बुला ही लिया गया था तो फिर अपनी हाजिरी यकीनी क्यों ना बनाई? मुख्तसर ये कि अगर यही सब करना था तो अवाम का पैसा और वक्त ज़ाया करने की बजाय वर्चुअल इजलास बुलाने में क्या कबाहत थी? यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है और हैरान कुन है कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने यह मुतालबा किया कि सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाए, जिस पर जनाब आगा सुराज दुरानी ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि इजलास बुलाने का मतलब असम्बली में कोरोना को बुलाना है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के इस दोहरे मेयार पर सवाल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गो के आखिर में ये कह दिया कि वो हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं इस पेंडेमिक के खिलाफ, और वाकई चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के बारे में सबको बताया जाए कि यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। बहरहाल ये भी कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी ये होता रहा। हुकूमत की जो रवैया रहा है, अपोजिशन भी ये कहती रही है कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल दोबारा हमारे सामने वही है कि जो सब कुछ हुआ आज पार्लियामान के इजलास के अंदर, क्या ऐसे ही होना ज़रूरी था? अगर यही कुछ होना था तो फिर वर्चुअल इजलास क्यों नहीं हुआ? और ये भी कि बहुत से इश्यूज हमारे सामने हैं आप जब से कोरोना वायरस का मामला आया है। अब एक ये भी है कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, क्या ये दानिशमंदाना फ़ैसला है? हुकूमत के पास बड़े सॉलिड रीजंस हैं, बल्कि दोनों तरफ बड़े तगड़े आर्गूमेंट्स हैं। आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोल साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मियां फ़ारूक हबीब साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं ज़रा नबील गबोल साहब से पूछ लेता हूँ। नबील भाई, ज़रा ये बताइएगा, ये सारा इजलास बुलाने का अपोजिशन कहती रही इजलास बुला लें, हुकूमत नहीं बुला रही। जब वर्चुअल इजलास की बारी आई तो ये भी कहा अपोजिशन ने कि ये तो साजिश है, ये भाग रहे हैं इजलास से। लेकिन आप पूरे इजलास की कार्रवाई देखिए, सिवाय उन चंद मुस्बत जुमलों के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए हैं, क्या निकला है जी सिवाय उन टिपिकल स्टेटमेंट्स के या सियासी बयानबाजी के दोनों अतराफ से, और कि आपने क्या किया, 10 साल आपके पास हुकूमत थी आपने क्या किया, 7 साल आपके पास थी आपने क्या किया, और लोगों का क्या इससे लेना देना? कम से कम अपोजिशन ने आज कोई मशवरा नहीं दिया मुस्बत, या कोई हल तजवीज़ नहीं किया, कोई फॉरवर्ड लुकिंग बात कम से कम पूरे इजलास के अंदर, सिवाय उन चंद जुमलों के जो बिलावल साहब ने कहा था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। देखिए मुनीब, आपको पता है काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के ख़िलाफ़ PTI के मिनिस्टर्स कर रहे थे, और फिर यहाँ से सिंध हुकूमत जो है उनके काबीना के भी मिनिस्टर जवाब दे रहे थे उनको। ये एक कोरोना जंग चल रही थी। अब हम लोगों की जानें बचाएं या तो फिर कोरोना पे सियासत करें। तो कोरोना की सियासत और कोरोना की जंग के वजह से हमने ये समझा कि इसको क्यों ना हम दुनिया को बताएं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर ये है कि पार्लियामेंट का इजलास हो, और पार्लियामेंट में आपको पता है जो बातें होती हैं और जो आईना दिखाया गया आज पार्लियामेंट में ये हुकूमत को, सबसे पहला सबसे बड़ी बात ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर इस इजलास में नहीं आया, जबकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी है। अच्छा। जब इतना बड़ा पेंडेमिक है, इतना बड़ा मतलब आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान चले, दुनिया को छोड़ दें, हम अपने मुल्क की बात करें, अपने लोगों को बचाने की बात करें। माशियत हमारा तबाह है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ चुका है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। अब तक जो है 30,000 से ऊपर जो है नंबर्स आ गए। उसके बावजूद इतना इम्पोर्टेंट इशू पे अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं होता है, तो फिर जो चेयरमैन बिलावल ने मेरे ख्याल में आज बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर की है। ये नहीं कि मेरे पार्टी का चेयरमैन है तो मैं बैठ के उसकी तारीफ करूं, उन्होंने बताया, आईना दिखाया गवर्नमेंट को कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर भी है, आप नहीं है, आपके ये खामी है। हमने अगर अच्छा काम किया सिंध में, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई ये तो नहीं ना खाली अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, शहबाज साहब भी नहीं आए, जरदारी साहब भी नहीं, देखे जरदारी साहब आए नहीं आए, शहबाज शरीफ आए नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हो, और सिंध को आपने दिया क्या है इस पूरे पेंडेमिक में, आपने मदद क्या की है?
आपने हमारी मदद कुछ नहीं की है। आप उन्होंने जो जो बातें पॉइंट टू पॉइंट बताई कि अगर सिंध में हमारी हुकूमत है, आप कह रहे हैं हमारी फेलियर है, तो केपीके में जो है वो इतने ज्यादा अमवात नबील क्यों हो रहे भाई, हैं? आज शाम ये में सारी कुरैशी चीजें साहब ने बताना कहा है जरूरी कि था। पीपल्स पार्टी से सुबाइयत की बू आ रही है। अब जहां एक जमाने में वहां से वफाक की खुशबू आती थी कि पूरे मुल्क की जमात है, वहां से सुबाइयत की बू आ रही है। वो सूबे का कार्ड या जो सिंध कार्ड है वो खेलने का इल्जाम तो आप पर आ रहा है। देखें, सिंध कार्ड का नहीं, हम पे अगर हमें सौतेले भाइयों वाला सुलूक अगर हमारे साथ करेंगे, अगर पंजाब को सारे फंड्स मिलेंगे कोरोना के हवाले से, अगर केपीके को मिलेंगे और अगर सिंध को नहीं मिलेगा तो सिंध तो चीखेगी। इसलिए चीखेगी कि भाई हम जो कराची के टैक्सेस से, कराची के जो 70% टैक्स के वजह से आपकी पूरी बजट चलती है, आप सियालकोट में रोड बनाते हो, आप लाहौर में सड़कें बनाते हो, वो हमारे टैक्सों से बनाते हो और उसके बदले में आप हमें कुछ देते नहीं हो, तो हमारा रोना तो जायज है ना। कोई तो हमारी फरियाद सुने ना। अगर हम चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी को कहते थे तो हमें अपने साथ अच्छा, रखे। नहीं, मतलब हम पाकिस्तान हैं, हम सिंध हैं। मियां फारूक हबीब साहब के पास चलता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं तशरीफ लाए फारूक हबीब साहब? वो बड़ा इतराज़ है अपोजिशन को कि कमाल है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, वज़ीर आज़म नहीं आए। आ जाते 10 मिनट के लिए सर आज। देखें, इनका मसला ये है कि आटा गूंद दिए थे हिंदी क्यों है। मसला ये है कि वजीर आजम साहब तो जो है वो रोजे अव्वल से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अच्छा जी। आज भी जो है वो वजीर आजम इमरान खान जो है वो कोरोना के से निमटने के हवाले से, इसके बचाव के हवाले से, इसके असरात से किस तरह पाकिस्तान की मैशियत को, पाकिस्तान की आवाम को बचाना है, उस हवाले से आज भी जो है वो अपनी अजलासों की सदारत कर रहे थे। अच्छा। उसके अंदर वो मसरूफ थे। जहाँ तक रही बात, ये इजलास जो है वो अपोजिशन की रिक्विजिशन के ऊपर बुलाया गया। इनकी अपनी पार्टियों के, सुन लें, इनकी अपनी पार्टियों के इजलास जो हैं कौमी असेंबली से भी मसरूफ कोई इनकी अपनी पार्टियों के इजलास जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लैपटॉप्स पे होते हैं, जूम के ऊपर होते हैं। लेकिन जो कौमी असेंबली का इजलास जब ये कहा गया कि एक तरफ ये कहते हैं जी लॉकडाउन कर दें, हर चीज बंद कर दें, कोरोना फैलने का खदशा है, लेकिन दूसरी जानिब इनका दोहरा मेयार सामने आता है। ये कहते हैं जी कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं और फिजिकल इजलास बुलाएं, और उसके ऊपर एंड टाइम के ऊपर जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो बैकआउट कर जाते हैं। जरदारी साहब वहां पर नहीं आते, बाकी लोग नहीं आते। आपने यकीनन दुरुस्त उसकी तरफ इशारा किया। दूसरी बात, ये जब ये बात करते हैं कि सिंध को हमने क्या दिया, सिंध को कुछ नहीं दिया, जब ये सिंध की बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि वो बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें जो है वो कैश दो। जब ये सिंध की बात करते हैं तो ये सिंध की बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, कैश दें, बिलावल हाउस को कैश दें, जो है वो सिंध की आवाम को ना दें। सिंध की आवाम को तो वफाक दे रहा है। ये तो इल्जाम आप लगा रहे हो ना, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हो। भाई ये कैश वाली बात कहाँ आ गई? आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप इल्जाम, आप कहाँ से बातें निकालते हो भाई? कहाँ से बातें निकालते हो? कहाँ से आप इल्जाम लगा रहे? नहीं, आप इल्जाम के बिलावल हाउस में मांगा है, आप दिखा दो, आप प्रूफ करके दिखा दो। बात कर लूंगा, मुझे कोई नहीं, गलत बातें ना करें। आप कर लें बात, नबील भाई जरा सुन ले, गलत बातें ना करें ना। हम कहते हैं, हम मुनीब, हम कहते हैं हमारा फंड एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो हमें फंड मिलना था, हमें फंड भी नहीं देते हैं, हमें डेवलपमेंट फंड भी नहीं देते हैं, हमें कोरोना का भी फंड नहीं देते हैं, फिर कहते हैं रोते क्यों? सर वो सुन, इस तरह तो गलत बात ना करें ना। सर उनकी बात सुन ले, फिर आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं तारिक साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन ये कैश की जो बात कर, वो 200 अरब रुपए सिंध मांग रहा है आपसे फारूक हबीब साहब, कैश नहीं मांग रहा। सर क्या कर रहे हैं? सर गुजारिश ये है, देखें बात ये है कि फर्क है ना, हुकूमतों का फर्क है। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही है, हमारी भी हुकूमत में है। मसला ये है कि हम तो जो है वो गरीब आदमी का पैसा गरीब आदमी को डायरेक्ट उसके हवाले कर रहे हैं। 28 अरब रुपया वजीर आजम एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध के 23 लाख खानदानों के अंदर हुकूमत तकसीम कर चुकी है। 75 अरब रुपए से हम जो सिंध के बेरोजगार लेबर बेरोजगार हुई है उसको जो है वो कंपनसेट करने जा रहे हैं। सिंध के जो छोटे ताजर हैं उनके 7 लाख ताजरों के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत जो है वो अदा करेगी, उनके बिल जो है वो माफ कर दिए गए हैं। 35,000 सनती यूनिट्स जो हैं वो उस 50 अरब के पैकेज से मुस्तफीद होने जा रहे हैं। जब हम इनसे बात पूछते हैं कि सिंध का अपना भी तो बजट है, सिंध की अपनी टैक्स कलेक्शन है, आपने कहा कि हमने 1 अरब का राशन बांटना है। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछती रही है कि
कि भाई वो दिखाएं वो राशन कहाँ बांटा है, बताएं लियारी में बांटा है, मलीर में बांटा है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बांटा है, खारादर में बांटा है, मीठादर में बांटा है, कहाँ बांटा है हमें भी दिखा दें। अच्छा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। 5 खरब रुपए का जो हेल्थ का बजट है वो कहीं नजर नहीं आया। तो अप्रोच का फर्क है। मैं समझता हूं कि इनको अपनी इंतजामी नाकामियां, इंतजामी मेरा जवाब बनता है, वो वफाक इसमें मेरा जवाब बनता है। जहां इनको तक मैं बता देता हूँ ना कहाँ बांटा है। तो नबील भाई आऊंगा आपके पास, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ ना। सर मेरी बात सुन ले, मैं गुजारिश करूंगा नबील भाई आप बिल्कुल अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आप मैं जरा तारड़ साहब को इंक्लूड कर लूं। तारड़ साहब ये बहस तो मेरे ख्याल में कि कौन आया कौन नहीं आया, चले उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, इधर बिलावल साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब नहीं तशरीफ ला सके, सुना ये कि वो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया, ठीक। अब ये बात जरा आगे चल गई है, वहां आज ये डिस्कस हो रहा था कि आपने किया क्या, आपने जो 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत है वो सूबों के पास थी, पीपल्स पार्टी ने 10 साल में क्या किया, मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में क्या किया, फॉर दैट मैटर 2010 में आई थी 18वीं तरमीम, उसके बाद से सूबों के अंदर क्या हुआ जहां पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। वो तो ये कह रहे हैं हमने आपने कुछ किया ही नहीं, हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई है, मादर साहब भी कह रहे थे आज। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। मेरे दोस्त फरूक हबीब साहब ने बात शुरू की आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, ये पंजाबी की मिसाल है, मगर मैं अब जो सिलेबस है और जो एक पंजाबी ज़बान है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नए पाकिस्तान के अंदर आटा जो है वो चोरी हो चुका हुआ है। अच्छा, तो आटा गूंदने का तो सवाल बाद में आएगा ना जी, पहले तो आटा आएगा, आटा तो चोरी हो गया। अच्छा, वो उर्दू की मिसाल है आपके मुंह में घी शक्कर, शक्कर भी चोरी हो गया, आटा भी चोरी, शक्कर भी चोरी। तो ये अब उर्दू दानों को और ये जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं इनको नई तरीके की इडियोमैटिक एक्सप्रेशन लाने पड़ेंगे, क्योंकि नए पाकिस्तान में ये चीज़ें नायाब हो गई हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हैं और चोरी चकारी करके इनको नायाब कर दिया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, देखिए जो सेक्टोरल डेवलपमेंट है, मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की पे बात करूँगा। आप कंपैरिजन उठा लीजिए पिछले 5 साल का, आप 10 साल पे ना जाइए, 10 साल पे जाएंगे उस पर भी मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। तो पंजाब के अंदर आप लाहौर से शुरू करें, स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से शुरू करें, जो सबसे बड़ा इस वक्त क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर है, जिसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। आप मुजफ्फरगढ़ जाइए, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस हॉस्पिटल की कोलैबोरेशन के साथ तैयब बर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान का मेडिकल कॉलेज देख लें, 400 बेड का हॉस्पिटल देख लें, मुल्तान का किडनी इंस्टीट्यूट देख लें, मुल्तान का आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, उसके बाद आप डेरा गाजी खान में आ जाएं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज देख लें, वहाँ का 300 बेड का हॉस्पिटल देख लें। अच्छा। आप साहिवाल मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, आप फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात कर लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात कर लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की बात कर लें, आप बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल में जो एक इजाफा तार साहब ये जो आप फरमा रहे हैं मेरे पास 50 हॉस्पिटल सर, ये बड़ी तवील लिस्ट होगी। मैं आपने जो बताया बड़ी तवील, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि अगर आप कह रहे हैं इतना सब कुछ किया है, हुकूमत मौजूदा हुकूमत कहती है आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए वो अगर ये कह रहे हैं तो हवा में बात तो नहीं कर रहे होंगे। मैं बहुत रेलेवेंट एक फिगर कोट करूंगा और मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे इस फिगर को कोई कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखाए। जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वो किन लैब्स में हो रहे हैं पंजाब के अंदर, मैं शुरू करूंगा पंजाब रेफरल लेबोरेटरी एंड HCP 45,253 टेस्ट। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी वो फोरेंसिक लैब है साउथ एशिया की बेस्ट लैब, जहां से KPK के केसेस आते थे। आपको याद होगा आसमा रेप केस से कि वो केस यहां पंजाब को रेफर हुआ था, KPK में लेबोरेटरी नहीं थी। उधर 4022 टेस्ट हुए हैं। PKLI में 1913 टेस्ट हुए हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल की जो लैब बनाई उधर 2208 टेस्ट हुए हैं। जिना हॉस्पिटल में जो हमने लैब बनाई उधर 900 टेस्ट हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में जो लैब बनाई उधर 1652 टेस्ट हुए हैं। तो ये 50,000 से जो ऊपर टेस्ट हुए हैं कोरोना के, ये सारी नई लैब्स PCR लैब्स शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनी हैं। आप जितनी मर्जी हेल्थ फैसिलिटीज उठा के देख लें, आप ड्रग टेस्टिंग लैब उठा के देख लें, आप CT स्कैन मशीनें उठा के देख लें, आप MRIs उठा के देख लें, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स की अपलिफ्टिंग और रेनोवेशन उठा के देख लें,
जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा, आप बजटरी एलोकेशंस कंपेयर कर लें। केपी के अंदर 7 साल से हुकूमत, और मैं आपको बताता चलूं 2018 की मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिगर कोट करूंगा, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा आया है हेल्थ के ऊपर, पंजाब का 50 अरब है, और केपीके का 9 और 10 अरब के दरमियान है। अच्छा, अब उसके आप कंपैरिजन कर लीजिए कि किस सूबे में क्या काम हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जरा फर्क हबीब साहब जरा मुझे क्विकली ये जरा बताइएगा इस बारे में कि आज दो बातें हुई। एक, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हालात इतने खराब नहीं हुए, खदशा था कि हेल्थ सेक्टर बैठ जाएगा, हेल्थ हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बैठ जाएगा, नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है अभी भी कम से कम हालात कंट्रोल में रहे हैं। लेकिन ये बात हुई है कि इन हुकूमतों ने जो हुकूमत के अंदर रही हैं 18वीं तरमीम के बाद, जिनके पास प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हेल्थ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तारण साहब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट के नारे हैं, आप लोग क्यों फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है? इनके मुताबिक तो बहुत कुछ हुआ है। देखें मेरा तो एक बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सुन रहे हैं। आप देखें, अमारात खड़ी कर देते हैं, अमारात खड़ी करने के बाद आपने वहाँ पर सहूलियात भी देनी है, फैसिलिटीज़ भी देनी है। मेरा तो ये बुनियादी सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि इतना इन्होंने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया, ये पाकिस्तान की आवाम भी पूछती है। जब इनका अपना एतमाद नहीं है इन हॉस्पिटल्स के अंदर, इनकी लीडरशिप का इलाज जो है इन हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं हो सकता, यहाँ के हेल्थ सिस्टम में नहीं हो सकता, निज़ाम में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान का आम आदमी उन अस्पतालों के ऊपर कैसे एतबार करे? नंबर एक। अच्छा, नंबर दो, इन्होंने अभी बड़ी लंबी चौड़ी अस्पतालों की लिस्ट बनवाई कि इन्होंने फैसलाबाद के चिल्ड्रन हॉस्पिटल का बताया, तो भाई उस चिल्ड्रन अस्पताल की संगे बुनियाद तो परवेज लाई दौर में रखी गई थी। इसी तरह इन्होंने जो है वो दिल के अस्पताल की बात की, FIC की, वो भी परवेज लाई दौर का मंसूबा था। इसी तरीके से इन्होंने मैंने FIC की बात नहीं की, मैंने वजीराबाद में एक अस्पताल बनना था, FIC जो है वो दिल का अस्पताल था, परवेज लाई का मंसूबा था, क्योंकि परवेज तख्ती लगी हुई थी, इस वजह से वो मंसूबा नहीं बना। 1300 अरब रुपए का, सिर्फ 1300 अरब रुपए का खसारा जो है ये पंजाब के अंदर छोड़ के गए थे। दूसरी बात ये है, जिस PKLI की बात कर रहे हैं वो PKLI मंसूबा भी नामुकम्मल छोड़ के गए, क्योंकि इनकी तरजीहात के अंदर जो है वो ऑरेंज ट्रेन लाइन ज्यादा बड़ी तरजीह के अंदर थी, PKLI शायद नहीं थी। अच्छा मंसूबा है, मैं उसको बुरा मंसूबा नहीं कहता, लेकिन इंशाल्लाह मौजूदा हुकूमत उसको मुकम्मल करवा रही है, तेजी से मुकम्मल करवा रही है। मौजूदा हुकूमत ने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, हमने हर डिवीजन के अंदर, फैसलाबाद के अंदर कोई BSL 3 लेवल की लैब नहीं थी, आज वहां पर काम कर रही है, टेस्ट हो रहे हैं। भावलपुर के अंदर कोई नहीं थी, DG खान के अंदर कोई नहीं थी, मुल्तान में कोई नहीं थी, आज मौजूदा हुकूमत ने बनाई है। आज आपके मुल्क के अंदर हिफाजती लिबास तैयार नहीं होते थे, आज फैसलाबाद की हर टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर PP किट्स तैयार हो रही हैं, N95 मास्क तैयार हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स के टेस्ट रन होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, तो मैं समझता हूँ हमने तो बहुत महसूस अरसे के अंदर जो है वो इतना लंबा इतना सफर जो है वो अचीव किया है। आपको एक मिनट, मुल्क के अंदर खामोशी सुन रहा था, लेकिन आपने डबल टाइम दिया। सर आपके पास आपने डबल टाइम दिया। नबील भाई आप भी बोलिएगा। 14 नए अस्पताल बने कलील कम अरसे के अंदर, और सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ। सर मैं एक सवाल का जवाब मुझे ठीक है, अच्छा ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा एक सवाल का जवाब जो है वो कवर्ड है, ये पंजाब में 70 लाख खानदानों को 7 लाख रुपया महीने की हेल्थ इंश्योरेंस दी। पहले ये पता है, वो भी हमारा प्रोग्राम है, वो भी हमारा प्रोग्राम है कि नहीं गलत। लंदन के महलात के अलावा जब वाले का, TT वाले का, आप घूम फिर के जब आप दोबारा एक ही शख्स को टाइम दोगे तो यही होगा। नहीं, अच्छा अब उन्होंने बात कर, नबील भाई प्लीज आप बताएं। आप नहीं, जब आपने बात कर ली थी मेरी जान, जब आपने बात कर ली थी ताड़र साहब से, तो आप मेरी तरफ आते ना, उन्होंने हेल्थ के बारे में बात की थी, ये इन्होंने आज असेंबली के अंदर खास तौर पर। अच्छा, मुझे उन्हीं से एक सवाल था। जी प्लीज, मुझे एक सवाल था, इनसे एक सवाल है। आप सब बातें छोड़ दें, आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। हमारे पास देखें, हमारे पास पूरी लिस्ट है, हमने क्या, मैं सिर्फ अपने एक हल्के की बात करूं। मेरा हल्का लियारी है, मुझे पता है, मैं MNA जब था, अभी मैं MNA नहीं हूँ, मैं जब MNA था मैंने बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बनाया लियारी के अंदर, मैंने बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनाया, मैं मतलब बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किए वहाँ पर। अच्छा। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ, आप सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ इतना बता दे कि PTI ने अभी तक एक भी 18 महीने में कोई डेवलपमेंट का काम किया हो तो बताएं, एक नौकरी भी किसी को दी हुई है तो वो बताएं।
आपने अभी तो कोरोना वायरस का आप जो है बहाना कर रहे हैं जी, कोरोना वायरस नहीं तो हम 1 करोड़ नौकरियां देते। अब आप कहते हैं यार हम क्या करें, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, अब हम नौकरी कहां से लाएंगे। तो आपने कौन सा अपना वादा है जिस पे निभा किया है, आपने कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है। आप लोगों ने एक भी, मैं समझता हूं एक भी पुल नहीं बनाया। चले सब छोड़ दे, पाकिस्तान की बात छोड़ दे, आप सिर्फ इतना MNA साहब बैठे हुए हैं फैसलाबाद के, उनसे ये पूछे कि आपने अपने हल्के में अभी तक कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने पुल बनाए हैं। रोड शोट की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी मोटे। आप लोगों को 15-15 करोड़ रुपए हर MNA को मिला, आपने कहां पे खर्च किया? आप लोगों ने कोई खर्चा ही नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो हम आपसे ये सवाल करते हैं, हम गंदे हैं, हम बुरे हैं, हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हम गंदे अंडे हैं, भाई हम हैं। आप तो बहुत बड़े फरिश्ते हो ना, आप तो बताओ आप लोगों ने किया क्या है 18 महीने में। अच्छा चले एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना हम। अच्छा चले मुझे एक ब्रेक ले लेते हैं, जवाब मैं ले लेता हूँ फारूक हबीब साहब से, वापस आकर तारड़ साहब से ये बात भी होगी कि चले असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ वो आवाम ने फैसला करना है, ठीक हुआ, वर्चुअल इजलास होना चाहिए था या नहीं। लेकिन बात जरा आगे की है, एक तासुर उभर रहा है कि जो हुकूमत ने फैसला किया है, शायद जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे या पीक आएगी, उस वक्त लॉकडाउन को खोल दिया गया है। क्योंकि इसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने खुद कुछ बातों की निशानदेही की थी, उसकी बड़ी रेलेवेंस है। एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं, साथ रहिए। ज़रा बात हो जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने 18 अप्रैल 2020 को इसी तरह एड्रेस कर रहे थे, मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट मौजूद थे उनके साथ। उस वक्त उन्होंने बात एक कही थी जो कि बड़ी उसकी अहमियत मेरे नज़दीक है आज के हालात में। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था, ज़रा सुन लेते हैं और फिर देखते हैं जो हुकूमत ने अब फैसला किया है क्या ये दुरुस्त लगता है इन हालात में। पहले देख लेते हैं। जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं स्लो डाउन हो भी रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म ने 18 अप्रैल को ये बात की थी कि 15, 20 से 20 या 25 तारीख तक हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ेगा। अब आज रमज़ान का महीना है, आगे ईद तकरीबन 2-2.5 हफ्ते में ईद आ जाएगी। हुकूमत ने ईज़ आउट किया। हुकूमत के पास आर्गूमेंट ये है कि लोग अवाम पे गए थे, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा था। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है, क्या हमने अब जब खुदा न खास्ता जो लग रहा है कि पीक अगर आ रही है तो हमने उस वक्त लॉकडाउन को खोल दिया है। तारड़ साहब ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये क्या आपकी जमात का, तो चले आपने कहा हुकूमत कंफ्यूज है, आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे हुकूमत कंफ्यूज है, वज़ीर-ए-आज़म कंफ्यूज है, बट ये वज़ीर-ए-आज़म की बात को अगर हम सामने रखें तो क्या आपको लगता है कि मुआशी तंगी लोगों की इतनी बढ़ गई थी कि अब ज़रूरी था ये करना? देखिए, मैं ब्रीफली ज़रा फ़ारूक हबीब साहब ने जो मेरे हॉस्पिटल्स को अंडरमाइन किया, PKLI में पहला सक्सेसफुल जो ट्रांसप्लांट था वो मई 2018 में हुआ। उसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने आके गवर्नमेंट की वहाँ पे इंटरवेंशन की। हमारे डॉक्टर्स जो हमने मेरिट पे बाहर से लाए थे वो फ़र्क। तो देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर गलत कोड, जितने अस्पताल कोड किए मैं स्टैंड करता हूँ। मुनीब साहब अगला प्रोग्राम PKLI में रख लें, ठीक है, आप विजिट कर लेते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं इसके 10% भी आप KPK में मुझे दिखा दें तो मैं हमेशा के लिए जो है वो चला जाऊंगा और मैं दोबारा पार्टी को रिप्रेजेंट करने का हक नहीं रखूंगा। अच्छा, नंबर 2, अब आपने जो सवाल किया, देखिए बात ये है कि बात शुरू हुई और वजीर-ए-आज़म से शुरू हुई कि जी ये जानलेवा नहीं है। उसके बाद जो जापान जर्मनी बॉर्डर को इकट्ठा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बूढ़े और बीमार लोगों को होता है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जब जब टीवी पे आए हैं तब तब कंफ्यूजन पैदा हुआ है। देखें, इट्स अ बैलेंस मुनीब साहब, इट्स लाइव्स ओवर लाइवलीहुड। अब आप देखें ना, मंतक क्या है कि जब केसेस कम थे, अमवात कम थी, लॉकडाउन मुकम्मल आपने करने की कोशिश की। अब अमवात ज्यादा हैं, केसेस ज्यादा हैं, लॉकडाउन को आप ईज कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड, आपके कितने एंटोमोलॉजिस्ट, आपके कितने मेडिकल एक्सपर्ट्स, आपने कितनों से राय ली है, आपने कितनों को अपने साथ बिठाया है, और अभी तक हम ये समझने से कासिर हैं
कि आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं देख सकते? आप गवर्नमेंट ऑफ द डे नहीं हैं? क्या लोगों को रिलीफ पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने पंजाब में एक नोटिफिकेशन करके यूनियन काउंसिल की सतह को खत्म कर दिया। यूनियन काउंसिल की सतह वो सतह थी जिसके तहत लोगों को रिलीफ मिलता था, लोग सर्विसेज अवेल करते थे। आपने टाइगर फोर्स खड़ी की और साथ आपने लॉकडाउन खोल दिया। या आप फोर्स ना खड़ी करते, उनको इतनी महंगी टी शर्ट्स ना पहनाते, उनके लिए इतना बड़ा पोर्टल ना तैयार करते, आपने एक तरफ वो काम किया, साथ आप वो तो ऑनररी बेसिस पे काम के पास कोई इख्तियार, वो तो फैसिलिटेट करेंगे ना। फारूक साहब जरा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि इस वक्त केसेस बढ़ेंगे या इस वक्त स्पाइक आ सकती है, अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है, तकरीबन 750 से ऊपर चला गया फिगर ओवरऑल। क्या ये दुरुस्त लगता है आपको कि ये होना चाहिए था इस वक्त? बिकॉज कोई बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो शायद खुदा ना खास्ता हम कोई इतना बेहतर फैसला नहीं है जो हुकूमत इस वक्त किया है। देखिए मुनीब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50 रोज से जायद हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक लॉकडाउन की सूरत हाल रही। उसके बाद जो है वो लॉकडाउन के अंदर नरमी पैदा करने का जो है वो फैसला किया गया। तमाम सूबों ने मिल के इसके ऊपर फैसला किया, कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ। मैं कुछ फिगर्स और हकाइक आपके सामने रख देता हूँ। देखें, हुकूमत के सामने ये है कि हमने को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी यहाँ पर, क्योंकि हुकूमत जिसकी, चाहे सूबे में हुकूमत है, जिसकी वफाक में हुकूमत है, सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी निभानी है। हमने जो है वो जो कोरोना की वबा से बचने की तदाबीर भी करनी है और उसके साथ साथ लोगों के रोजगार के मौके को भी फराहम करना है। इन दोनों चीजों के दरमियान जो है एक बैलेंस पैदा करना है। हमारी 25% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। 40% लोग $3 से कम कमाते हैं। जो मुख्तलिफ जो सर्वेज आ रहे थे, एस्टिमेशन आ रहे थे, आपके 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपके जो है 9 लाख से ज्यादा कारोबार मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तबाह हो चुके हैं इन 50 दिनों के अंदर। अगर आप इसको मजीद आगे लेके चलते तो मजीद जो है लोगों ने बेरोजगार होना था और ऐसी खौफनाक फिगर आ रही थी। पाकिस्तान की जो मैशियत है, ठीक है ना, वो अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान जैसी नहीं है। गुजारिश सुन लेना। तो इनके दरमियान एक तवाजुन पैदा करना था जो हुकूमत ने एक डिसीजन मेकिंग की है, तमाम सूबों को साथ लेके की है। अब मैं समझता हूँ कि हमने एक जिम्मेदार शहरी का, जिम्मेदार ताजर का, जिम्मेदार जो है वो हाजिर होने का, जिम्मेदार मजदूर होने का हमने एक सबूत भी देना है। हमने उन एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना है। हम नहीं कहते कि ये वबा खतरनाक नहीं है, चले ठीक है, इसके फैलने का खदशा नहीं है, लेकिन हमने इन दोनों चीजों के लिए एक बैलेंस क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करने की आपने बात की। ठीक है, ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन इसका कोई मुकम्मल सोल्यूशन है। नेचुरली ये भी नहीं पता ये कितना अरसा चल रही है। सर वो बात आपकी मियां साहब ठीक है ना, वाकई नहीं है मुकम्मल सोल्यूशन। बट नबील भाई बात ये है कि आपने आज ये तो कम से कम देखा है कि फैसला आ गया, सूबों ने भी कर दिया, सिंध हुकूमत ने भी कर दिया, लेकिन कौन सा एसओपी कोई फॉलो कर रहा है? आप भी हल्के की सियासत करते हैं, आप आई एम श्योर निकले होंगे, कौन एहतियात कर रहा है? आज ये फुटेज आपको शायद हमारे नाज़रीन को भी नजर आएगी कि आज आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, किसी भी जगह देख लें, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकल आए हैं बाहर, या कोई कतार नहीं बना रहा है, अगर बना रहा है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मास्क नहीं पहन रहे। तो काहे के एहतियात होगी? यहाँ तो खुदा ना खास्ता इनवेरिएबली केसेस बढ़ेंगे। फिर मुनीब, आपने हमारे पार्टी की स्टैंड्स को खुद अब आपने इस वक्त तायद की है और ये बताकर, ये दुनिया को दिखाकर भी आप जो दिखा रहे हैं, आप यकीन करें कराची में आज 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहा है। इतनी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई मतलब एसओपी पे किसी का कोई परवाह नहीं है, कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। जब देखें आप दुकानें खोल देते हैं, हम क्यों डर रहे थे, क्यों हम दुकानें नहीं खोल रहे थे? हमें पता था ये चीज़ें होंगी। हम समझते हैं कि हमने 23 मार्च से अगर लॉकडाउन किया, उसके वजह से हमारे पास जो आज तादाद है 8000 के करीब कोरोना वायरस के मरीज हैं। अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करते तो शायद ये 80,000 होते। तो हमने जो है अपना हम इन चीज़ों पे नहीं आते, स्मार्ट लॉकडाउन या लॉन्ग लॉकडाउन या शॉर्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन होता है,
चाहे उसको आप स्मार्ट बोल दें या लॉन्ग बोल दें या शॉर्ट बोल दें। हम समझते हैं लॉकडाउन होना चाहिए और हमने कामयाब लॉकडाउन किया था। उसके बाद आज आप देखें एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर 1200 केसेस हुए हैं। हमें खदशा है अगर यही हालात रहे तो 20 तारीख को दोबारा हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा सिंधु को, क्योंकि हमें खदशा है 20 तारीख तक शायद ये तादाद जो है ये 30,000 से भी क्रॉस कर दे सिर्फ सिंध के अंदर। तो हम ये चीजें नहीं देखेंगे और हमें पता है कि कहां से होगा लॉकडाउन, रियलिटी नहीं पता है। नबील भाई, आप कोई लॉकडाउन हो सकेगा लोगों को? आप कहां से होगा? नहीं यार मुनीब, अगर लोग मरते जाएंगे, अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स की बेड जो है वो कम पड़ेंगे, अगर वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे और अगर रोडों पर जो है मरीज पड़े होंगे और अगर पूरी मीडिया आप लोग ही शोर मचाओगे कि भाई हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, लोग मर रहे हैं, तो हमें लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ेगा। आखिर हमें देखे ना, हमने पिछले 50 दिन लॉकडाउन जो लगाया था वो सख्त लॉकडाउन था, एक भी दुकान खुला हुआ नहीं था पूरे सिंध के अंदर। उससे जो है हमें उससे फायदा हुआ है। अच्छा। तो हमें पता है कि अगर 20 तारीख तक अगर यही हालात खुदा ना खास्ता बढ़ गए, 3 गुना ज्यादा डबल हो गए, तो हमें दोबारा लॉकडाउन करना। अच्छा, ये यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता SOPs फॉलो ना की गई और केसेस, तो हम दोबारा भी लॉकडाउन कर सकते हैं, कारोबार को दोबारा बंद कर सकते हैं। लेकिन जितना शोर ताजर बरादरी की तरफ से, बिल्कुल उनके कंसर्न्स थे और जेन्युइन कंसर्न्स थे, बचाया गया और कहा गया कि कारोबार को खोलने दें। अब क्या कोई भी हुकूमत, वफाक की तरफ से हुक्म आए, सूबाई हुकूमत हो, ये करवा पाएगी अगर खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ गए, जो कि बढ़ रहे हैं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तारड़ साहब से भी जानते हैं, साथ रहिए। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, जरा वक्त कम है, लेकिन मैं जरा जल्दी पूछ लूँ। फरक साहब, जरा ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि संजीदा पढ़े लिखे लोग सामने लाएं, तमीज़दार लोग सामने आए, तो ज़रा बात अच्छी हो सकती है, बेहतर परफॉर्मेंस भी हो सकती है। ये मशवरा मानेंगे आप वैसे? सर बात ये है, ये तो उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि जहाँ जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप पकड़ के देखें, आप डॉक्टर फुरकान वाला केस था, ये प्योर एक इंतजामी मामला था। वेंटिलेटर्स मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर साहब को एक एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाती रही, लेकिन उनको बराबर तरीके से जो है वो हैंडल नहीं किया गया। उसके ऊपर किन लोगों को इन्होंने सजाएं दी, क्या तहकीकात हुई, 1 हफ्ता गुजर चुका है, वो सामने नहीं आई। हमारी इनसे सिर्फ एक गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम तरह इख्तियारात भी आपके पास हैं। अच्छा जी। CM साहब निकलें, सखर का विजिट करें, जाएं ठट्ठा जाएं, सजावल जाएं, मीरपुर पास जाएं, सांगड़ जाएं, अपने बुजरा को निकालें, DCs को देखें, कमिश्नर्स को देखें, अपने हेल्थ ऑफिसर्स को देखें, डॉक्टर्स का जाकर ऑन ग्राउंड हौसला बढ़ाएं, जिससे मैं समझता हूं कि इनको भी मदद मिलेगी, इनकी इंतजामी कार्रवाई भी बेहतर होगी। मांगना सर को बैटिंग ऑर्डर को कहते हैं, PM चेंज करें, अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, बेहतर लोग सामने लाएं, तमीज़दार लोग। देखें बात ये है, मैं समझता हूं कि ये वक्त जो है वो बिला जवाज ना तो तनकीद का है। अच्छा, मैं समझता हूं कि नेशनल कमांड जो कमेटी है हमारी, उसके अंदर तमाम सूबों के वज़ीर आला भी मौजूद होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद होते हैं, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी मौजूद होते हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो गुफ्तगू होती है वो डेटा के ऊपर होती है, डेटा एनालिसिस के बाद फैसला साजी वहाँ पर की जाती है। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की सियासी तकारीरें होती रहती हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, फलाने को सामने लेकर आए, फलाने को सामने लेकर आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब लोगों की जहाँ जहाँ पर उनको मैंडेट मिला है, जहाँ जहाँ पर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के ऊपर तवज्जो दें। बाकी आगे बेशुमार मौके आएंगे, उनके ऊपर ऐसी बातें भी करें। ठीक है नबील भाई, आप लोग कह रहे हैं आगे बेहतर लोग लाएं। अभी आज मुराद सईद साहब ने कहा है कि जो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क है उसने यही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से लिया है, स्मार्ट लॉकडाउन का। इतना ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट अगर अमेरिका में लिया जा रहा है, आप लोग कहते हैं बेहतर लोग लाएं, बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, तमीज़दार लोग लाएं। आपको समझ नहीं आती कि कितने कॉम्पिटेंट लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं हुकूमत में, फिर भी आप कीड़े निकालते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि इतने कॉम्पिटेंट लोग PTI में हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। भाई मेरे, मुझे एक चीज़ आप बता दें, CNN ने ये ख़बर दी थी
कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन ख़त्म किया, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है रेशो बढ़ रहा है और ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसका रेशो बढ़ रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म किया गया है। फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने इसलिए कम किया क्योंकि उनका रेशो जो है वो नीचे आ रहा है। तो ये मुराद सईद, देखिए मुराद सईद को तो बाकायदा 2 घंटे तक उसको एक टीचर होता है वहाँ पर जाता है, वो उसको ये सिखाता है कि स्पीच में तुम्हें क्या बोलना है। वो बेचारा एक सीधा आदमी है, उसको जो है सिखाया जाता है। यही चीज़ अगर फ़ारूक साहब को अगर दे देते तो फ़ारूक साहब शायद अपनी तरफ से आप ये खुद स्पीच कर सकते थे, लेकिन मुराद सईद के ही वजह से माहौल बिगड़ता है असेंबली का। क्योंकि फिर वो जो है ना, जो इमरान खान को वो लोग पसंद है जो गालियाँ देते हैं, उनको वो काबीना में लेते हैं। आप अगर काबीना के अंदर देखें तो अभी शिबली फराज साहब को लेकर आए, शरीफ आदमी है, आज आप लिख के ले लो, मुश्किल से 3 महीने चलेंगे, क्योंकि शरीफ आदमी बुरा किसी को गाली तो नहीं देगा। आप लिख के ले लो, आप मेरी बात नोट कर लेना। वो चल नहीं गए क्योंकि उनको चाहिए ऐसा मतलब फिरदौस आशिक अवान टाइप जो ऑपोजिशन को गालियां दे। ऐसा शख्स चाहिए मुराद सईद साहब जो ऑपोजिशन को गालियां दे। शिबली फराज जो है, अहमद फराज साहब का बेटा है, वो कभी किसी को गाली नहीं देगा। एक शो में मैंने पहले कह दिया फैज अहमद फैज का बेटा है, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अहमद फराज साहब का बेटा है। तो मैं समझता हूँ वो आज ही एक शो में। तो देखिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान को जानता हूँ, वो मतलब 2002 में मेरे साथ MNA था, साथ बैठता था, तो वो उसकी मतलब वो ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। और मैं समझता हूँ कि देखें अभी हालात सियासत के नहीं हैं, खुदा के लिए समझें, ये लॉकडाउन वॉकडाउन सब चीज़ को मिल बैठ कर, जिस तरह चेयरमैन बिलावल ने कहा, आने वाले दिन बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं, बहुत खतरा बढ़ गया है मैं समझता हूँ। तो ये जो आने वाले 15 दिन है, इससे हम गुजर गए तो फिर हम सियासत कर सकेंगे, नहीं तो बड़े बड़े सियासतदानों को भी कोरोना लग गया है। ये भी आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, बड़े बड़े सियासतदानों को कोरोना लग गया, मतलब ये आप मुहावरतन कह रहे हैं या वाकई अल्लाह माफ करे? बिल्कुल लग गया। अच्छा लग गया, ठीक है। अच्छा मैं सही कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए। तारर साहब, टुवर्ड्स द एंड हुकूमत के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कहा, आप तो ऐसा कुछ नहीं चाह रहे ना, हुकूमत के अंदर अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। नहीं, मगर आप देखें ना, मुराद सईद साहब का पता नहीं इशू साइकोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल है, मगर 200 अरब डॉलर मैं बाहर से ला के मालियाती इदारों के मुंह पे मारूंगा। और आज भी जिन्होंने न्यूयॉर्क वाली बात की, तो ये पार्लियामेंट को मजाक ना बनाए, पार्लियामेंट को मजाक मत बनाया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि बैटिंग ऑर्डर में आप बैट्समैन तो लेके आए ना, आपका हेल्थ मिनिस्टर ही कोई नहीं है, आपने खुद कलमदान रखा है, आपके पास मुशीर सेहत जरूर हैं, बट आपके पास हेल्थ मिनिस्टर कोई नहीं है। आपने 50 लोग काबीना में रखे हैं, वो किस लिए रखे हैं, उनका मकसद क्या है? तो अच्छे संजीदा लोगों को सामने लाएं जो बैठ के हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात कर सकें और ऑपोजिशन को भी इंगेज कर सकें, और मिलजुल के सूबों पे अटैक ना करें। जो सूबों पे अटैक करने के लिए लोग रखे हैं, ये वफाक का काम नहीं होता। ठीक है, वफाक तो सूबों को इकट्ठा करता है, इकाइयों को इकट्ठा करता है, कौम को एक पेज पे करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। मैं प्रोग्राम के अंदर वक्त जी फरूक साहब आप बात करें। सिर्फ एक मशवरा दूंगा ऑन अ लाइटर नोट के कायम अली शाह साहब को बनाए सिंध का वजीर सेहत, तमाम मामला ठीक हो जाए। अच्छा, वो अभी भी बड़े सेहतमंद है भाई, आपको पता नहीं उनकी सेहत की राज क्या है, आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है उनकी सेहत का राज क्या है। अगर आपको बता दिया आप मुझसे मांगोगे। अच्छा जी, यहाँ तिब्बी मशवरे ना दिए जाए। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों से इजाज़त लेता हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, पाकिस्तान के अवाम से, काइंडली एहतियात कीजिए, इस तरह बाहर ना निकलिए, और बच्चों को ख़ास तौर पर लेकर बाहर ना निकलिए, और दैट टू विदाउट मास्क। अगर निकलना पड़ता ही है तो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत की तरफ से भी बताई गई हैं उनको अपनाइए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।